तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैसे शगुफ्ता, आपको पता है हमारे इस शो की खास बात क्या है? चाय के साथ स्नैक्स, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो आप में जोश भर देती है, जो आपको पॉजिटिविटी देती हैं। तो चलिए हम अब बात एक ऐसे शख्स की कर लेते हैं जिनकी कहें कि कला या काम या उनकी हरकतें सबके लिए प्रेरणा बनी है। तो जिस उम्र में इंसान बिस्तर पकड़ लेता है, चलना फिरना छोड़ देता है, ठीक उसी उम्र में वाराणसी के एक शख्स लोगों को जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। कैसे शगुफ्ता, बताइए। देखिए, हम बात कर रहे हैं नवजोत दरअसल काशी के शिवानंद बाबा की, जो 126 साल की उम्र में बहुत ही कुशलता के साथ योग करते हैं। जीवन की इस दहलीज पर भी कठिन से कठिन आसन चुटकियों में कर लेते हैं। इस हुनर के लिए शिवानंद को पद्मश्री से नवाजा गया है। गजब के हिंदुस्तानी है ये बाबा। उम्र के इस पड़ाव पर भी चंचल, चपल और पूरी तरह चुस्त दुरुस्त। बाबा ने उम्र को मानो मात दे दी है। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा की उम्र 126 साल की है। बाबा शिवानंद के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। मोदी सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड देने का ऐलान किया है। I am happy in this sense that people in general will benefited. This is my my conception. बहुत खुशी है हमको, अत्यंत खुशी। मैं अखबार में पढ़ा, टीवी चैनल में, सब जगह पढ़ के मैं पहले उनसे आशीर्वाद देने आया हूँ। और उनका दिनचर्या हमेशा योगासन के लिए अपना उनसे आशीर्वाद लेने के आया हूँ। इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। बाबा की उम्र का प्रमाण भी इनके पास है। आधार कार्ड और पासपोर्ट पर इनकी जन्मतिथि 8 अगस्त 1896 दर्ज है। इस हिसाब से ये दावा किया जाता है कि बाबा दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जापान के चितेसु वतनबेव के नाम अभी रिकॉर्ड दर्ज है। सेहत का राज उम्र में नहीं, बेहतर जीवन शैली में छिपा है। इस कथन को काशी के बाबा शिवानंद ने सच साबित कर दिखाया है। मिजाज कूल, लाइफ ब्यूटीफुल और नो ऑयल ओनली बॉयल स्वामी शिवानंद के 2 मूल मंत्र है। शिवानंद हर दिन सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। जाप, ध्यान, योग, व्यायाम करते हैं। शिवानंद बाबा फल और दूध का सेवन नहीं करते, सिर्फ उबला हुआ भोजन करते हैं और सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी थोड़ा। I get up from my bed 3 o'clock, then I take bath and yoga for 1.5 hours. Then I practice drop bhajan. Then I take walking for 1 hour. बाबा के शिष्य और उनकी देखभाल करने वाले वैद्य भी मानते हैं कि स्वामी शिवानंद की उम्र और सेहत का राज इंद्रियों पर नियंत्रण, संतुलित दिनचर्या, सादा भोजन, योग और व्यायाम में छिपा है। और अपना दिनचर्या सही रखने से, योगासन करने से बाबा जी की उम्र बढ़ रहा है और अपने पथ पर चल रहे हैं। और आज तक बाबा जी स्वस्थ हैं। बाबा का तो लाइफ स्टाइल इतना सरल है। बाबा समझिए कि दूध, फल कुछ नहीं खाते हैं, एक आध बार खाते हैं। और ये इनका रूटीन इतना संयम से है से आप बिलीव नहीं कर सकते उसको। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब 80 से 90 साल की उम्र तक पहुंचना ख्वाब भर रह गया है, बाबा शिवानंद की संयमित जीवन शैली आज के युवाओं को तनाव मुक्त और सादा जीवन, उच्च विचार वाली जीवन जीने का संदेश देती है। ब्रिजेश कुमार, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो गजब के हिंदुस्तानी 1 से गजब के हिंदुस्तानी नंबर 2 पर चलते हैं। देश में देखिए हुनरबाजों की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ के पास ऐसी क्षमता होती है जिसे देखकर ना इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये किया तो कैसे किया। अब आपको मिलवाते हैं गजब के हिंदुस्तानी नंबर 2 से, जो बेजान लकड़ियों में जान डालने में काफ़ी माहिर हैं। बिल्कुल, और इनका नाम है सेरिंग नामग्याल, जो लद्दाख में रहते हैं। और इनको एक खास तरह की काट कला को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लकड़ियों पर बनाई इनकी कलाकृतियों के कदरदान 7 समंदर पार भी मौजूद हैं। काठ पर कमाल की कलाकारी, हस्तकला का अद्भुत नमूना, ये गजब के हिंदुस्तानी का हुनर है।
लद्दाख के छोटे से गांव हिंजू के रहने वाले तसेरिंग नामग्याल के हाथों में मानो जादू है। तसेरिंग नामग्याल के हाथों की इसी जादूगरी को सम्मानित किया है भारत सरकार ने। तसेरिंग नामग्याल को काठकला को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद तसेरिंग नामग्याल काफी खुश हैं। चुगला सारा ये साल दलाई लामा जी की उधर युक्ति बने वो बने जी। तसेरिंग नामग्याल बीते 25 सालों से काम कर रहे हैं। महज लद्दाख ही नहीं, उन्होंने कई और शहरों में काम किया है। इतना ही नहीं, काठ पर कमाल की कलाकारी के चलते उन्हें वियतनाम में एक मंदिर के निर्माण के लिए बुलाया गया था। लकड़ी पर नक्काशी की कला लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है और इस विरासत को तसेरिंग नामग्याल जैसे लोग संवार रहे हैं, संभाल रहे हैं। साल 2014 के बाद से भारत सरकार देश के ऐसे हुनरमंदों को पहचानने और उनका सम्मान करने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गजब के हिंदुस्तानी में अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से क्यूट से बच्चे की। बहुत ही मासूम है ये बच्चा और 4 साल इनकी उम्र है। अंकों की बनाई अपनी दुनिया में ये जनाब मस्त रहते हैं। बड़े बड़े जो हिसाब करने में चूक जाते हैं, ये जनाब चुटकियों में वो हिसाब कर देते हैं। क्या नवजोत, कहाँ से लाते हो ऐसी कहानियां, ऐसी इंस्पायरिंग? और 4 साल का बच्चा, यही चाय पर चर्चा की खास बात है जो आपने स्टार्टिंग में बोला। देखिए, हैरत की बात, हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली के अव्यान महज 4 साल के हैं। अभी तक स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया, लेकिन नंबर्स को लेकर इनकी समझ जो है वो हर किसी को हैरत में किस तरह से डाल देती है, वो देखिए और समझिए जरा। 1 2 3 नंबर ब्लॉक्स किस कलर? पता है स्कूल का नाम क्या है? निर्मल भारतीय स्कूल। अव्यान के स्कूल का नाम निर्मल भारतीय स्कूल है, लेकिन वो अपने स्कूल का नाम अभी साफ साफ नहीं बोल पाता। लेकिन अव्यान ने ऐसा कुछ कर लिया है जो उसकी उम्र के कई बच्चे उससे काफ़ी पीछे हैं। अव्यान ने अपनी उम्र से ज़्यादा मैथ सीख ली है, कैलकुलेशन सीख लिया है। 1 + 2 + 3 = 6. 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 1 + 3 + 4 + 5 = नहीं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5. Oh, I'm sorry. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. And 15 + 15 = No. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. Oh, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. Very good. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. And 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36. दिल्ली के रहने वाले अव्यान की उम्र सिर्फ 4 साल है, लेकिन नंबरों की काउंटिंग का उस्ताद है। 1000 तक के नंबर के एडिशन कोई समस्या नहीं, टेबल याद है। 16 तक के नंबर का स्क्वायर और क्यूब बता सकता है। 10 तक के शेप्स के नाम भी पता है। इतनी सी उम्र में कैलकुलेशन का ऐसा गजब का ज्ञान अव्यान को कहां से मिला? एक बारी हम ऐसी गाड़ी में जा रहे थे, तो पहली बारी के कहते इसने 1.5 साल के उम्र के अंदर बस का नंबर पढ़ लिया था। सो दैट वाज अ टाइम जो हमें लगा कि ये नंबर्स का इसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसको एडिशन करने में कितने भी नंबर मिलियंस तक चला जाता है। Square of 3 9. Square of 4 16. Square of 5 25. Square of 6 36. 49.
Square of 8. 64. Square of 9. 81. Square of 10. 100. Square of 11. 121. Square of 12. 144. Square of 13. 169. Square of 14. 196. कोरोना के कारण अव्यान का सिर्फ स्कूल के रजिस्टर में नाम दर्ज हुआ है। अव्यान स्कूल गया नहीं अभी, लेकिन घर में ही अव्यान ने नंबरों का ऐसा जादुई विज्ञान सीख लिया जहां से उसका भविष्य शीशे की तरह साफ और चमकीला दिखता है। एडिशंस करनी शुरू कर दी इसने। पहले छोटी छोटी एडिशंस करता था, 1 + 2, 1 + 2 + 3, और एक दिन अचानक से इसने बताया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15। तब हमारे को लगा कि ये बहुत इस चीज़ में, नंबर्स में बहुत ज़्यादा जाता जा रहा है। और इस तरह के ये एक ब्लॉक्स होते हैं, नंबर ब्लॉक्स दिया है, और काउंटिंग, इनको काउंटिंग ब्लॉक्स कहते हैं। सो ये काउंटिंग ब्लॉक्स फिर इसको लेके देने शुरू किए तो इसका और इंटरेस्ट डेवलप होता गया। उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और स्कूल्स में एडमिशन्स भी नहीं हुए थे, तो इसने स्कूल अभी तक देखा ही नहीं। अव्यान के पढ़ने लिखने का कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं। कोविड के चलते अभी तक अव्यान ने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, लेकिन उसके बावजूद अव्यान की मैथ का नॉलेज और कैलकुलेशन उसे कई बच्चों से अलग और ख़ास बनाती है। अमूमन ऐसे बच्चों को लेकर उसके पेरेंट्स बड़े बड़े फ्यूचर प्लान कर लेते हैं, लेकिन अव्यान के साथ अच्छी बात यह है कि उसके पेरेंट्स का साफ कहना है कि अव्यान का भविष्य वही होगा जो वो खुद तय करेगा। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए अब आपको गोवा लेकर चलते हैं, लेकिन समुद्र की सैर करने के लिए नहीं, बल्कि एक घर दिखाने के लिए। एक ऐसा घर जो अब मिनी चिड़ियाघर में किस तरह से बदल चुका है। ये घर है अतुल सरीन का, जो गोवा में बेसहारा जानवरों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, अतुल सरीन गोवा में एक NGO चलाते हैं जहां गौशाला में गायों की सेवा की जाती है। बेज़ुबान पशुओं को बेहतर जिंदगी मिलती है, सड़क के आवारा पशुओं को छत नसीब होती है, और इनकी शुरुआत 10 साल पहले हुई थी, जो कि अब एक संकल्प बन चुका है। जख्मी गायों और बछड़ों की सेवा, खिलखिलाते खरगोश के झुंड को चारा, काजू कंधे पर इठलाता परिंदा, पक्षियों को दाना, यही है इन बेसहारों का ठिकाना, जहां मिलता है दुलार, बराबर का प्यार। ये महज पशु परिंदों से दोस्ती नहीं, जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाने का अपना अंदाज है। ये रिश्ता नहीं, दुनिया का सबसे गहरा बंधन है, जो सिखलाता है कि प्यार और विश्वास को कैसे कायम रखना है। इस परिवार में कई सदस्य हैं, जिनकी सेवा के बदले कुछ नहीं चाहा जाता। जहां प्यार बांटा जाता है, लुटाया जाता है। इंसान और पशु पक्षियों से दोस्ती कोई नई बात नहीं, लेकिन जो प्यार वेलफेयर फॉर एनिमल्स में गोवा में इनको मिल रहा है, उसकी खुशी महसूस की जा सकती है। पशु खुश हैं, परिंदा नाच रहा है। यूं ही नहीं कोई खास बन जाता। 1 दशक पहले इस गौशाला की नींव रखने वाले संस्थापक अतुल सरीन उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जिनकी हर तरफ चर्चा है, जो गजब के हिंदुस्तानी बन चुके हैं। NGO रजिस्टर किया और उसमें कुत्ता बिल्ली का भी अभी रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि गोवा में क्या होता है, सीजनल होता है, तो अक्टूबर से अप्रैल तक बहुत भीड़ होती है।
अतुल सरीन त्याग और समर्पण की मूर्त हैं, जिनका प्यार पाकर ये पशु खुश है। परिंदे इठला रहे हैं, जिनकी निस्वार्थ सेवा की मुहिम में अतुल सरीन दिन रात जुटे रहते हैं। वक्त पर पानी, दाना, चारा डालना नहीं भूलते। अतुल जानते हैं कि इनकी जिंदगी की बेबसी की वजह क्या है। सेटअप किया बीच फीडिंग का प्रोग्राम, उससे हम स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं, अडॉप्शन भी करते हैं, और हम जैसे अगेंस्ट इलीगल पेट शॉप्स के अगेंस्ट है। गोवा की खूबसूरती निहारने हर साल लोग पहुंचते हैं, लेकिन भीड़ छटते ही इन पशुओं की जिंदगी बदल जाती है। दाना, चारा के लिए पर्यटकों पर निर्भर इन पशुओं को काफी परेशानी होती है, लेकिन यूके से लौटे अतुल सरीन ने जब से पशु परिंदों की निस्वार्थ सेवा का संकल्प लिया, तस्वीरें खूबसूरत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं। शगुफ्ता, ये बताइए कि उधार के पैसों की चाय पी है? दोस्तों ने पिलाई है तो मैं उसको उधार नहीं मानती। कभी चाय की बहुत तलब लगी हो और किसी एक अड़ोस पड़ोस के खोखे में जाके, भैया एक कप चाय पिला दीजिए, पैसे हम कल दे देंगे? नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा हुआ नहीं है कभी नहीं। भी? चाय पीने का मन कर रहा है, अब आप चाय बनाइए, मैं आपको बताती हूँ अच्छा उस स्टार्टअप के बारे में जो चाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना सफल हुआ कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये कहानी दो दोस्तों की है और उन्होंने उधार लेकर इस स्टार्टअप को शुरू किया था। पूरी भूमिका बांधी नवजोत ने, और कहानी देखिए मैं बताती हूँ। दरअसल जब इन लोगों ने काम शुरू किया ना, तो इनकी आर्थिक हालत इतनी पतली थी कि दुकान का साइन बोर्ड भी खुद लिखकर तैयार करना पड़ा, लेकिन महज 5 सालों में इनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। आज चाय का इनका कारोबार 15 राज्यों में 165 आउटलेट्स तक फैल चुका है। चाय की चुस्की और दोस्तों का साथ, थोड़ी गपशप और कुछ काम की बात। हिंदुस्तान में चाय हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। हर घर में दिन की शुरुआत चाय से होती है। बात दोस्ती की हो या फिर दफ्तर के काम की, चाय पर चर्चा के बिना हर मुलाकात अधूरी है। चाय की इसी खुशबू में अभिनव ने कारोबार की संभावनाएं तलाशी और आज वो एक कामयाब कारोबारी का मुकाम हासिल कर चुके हैं। इंदौर से शुरू हुआ चाय सुट्टा बार अब देश के 15 राज्यों तक पहुंच चुका है। 165 आउटलेट्स वाले स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ तक हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था भौरकुआ से, आज से 2016 में। जब स्टार्ट किया तो सर इतना शाम दिन बेड हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, तो नौसिखिया लोग थे हम लोग, चीज़ों को सीखते जा रहे थे, करते जा रहे थे। जब स्टार्ट किया हम लोगों ने, इनिशियल कैपिटल हम लोगों के पास 3 लाख रुपए थे। खर्च करते करते, दुकान बनाते बनाते कब खत्म हो गया पैसा पता ही नहीं चला। माँ बाप चाहते थे कि अभिनव IAS अफसर बने। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिनव इंदौर चले आए। UPSC की तैयारी शुरू भी कर दी थी, लेकिन उनका मन हमेशा कारोबार करने का था। कारोबार की तलाश में अभिनव का ध्यान चाय की खुशबू ने खींचा। इस काम में उनके दोस्त आनंद ने उनकी मदद की और दोनों ने मिलकर 3 लाख की लागत से पहली दुकान खोली। 2016 में कारोबार की शुरुआत में कई चुनौतियां आई, लेकिन देखते ही देखते चाय सुट्टा बार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पैसे चुक गए हमारे, पूरे खत्म हो गए। हम हमारे पास बोर्ड जो हम आपको दिखाते हैं, ऑफिस में हमारा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें वाटर कलर से हम लोग, प्लाई का इतना बड़ा पट्टा था, उस प्लाई के पट्टे में हम लोग वाटर कलर से चाय सुट्टा बार लिख दिए थे और उसी के नाम से चालू कर दिए। और आज करीबन 165 आउटलेट हैं देश भर में। चाय सुट्टा बार के ग्राहक लगातार बढ़ते गए और फिर अभिनव और आनंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परिवार ने भी पूरा सहयोग किया। धीरे धीरे स्टार्टअप की खबरें मीडिया में आने लगी और चाय सुट्टा बार मशहूर हो गया। आज इस बार में रोजाना लाखों ग्राहक आते हैं। यहाँ 9 अलग अलग फ्लेवर की चाय मिलती है। अदरक, इलायची, पान, केसर, तुलसी, नींबू और मसाला चाय लोगों को बेहतरीन जायके का एहसास करा रही है। यहाँ 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की चाय मौजूद है। धीरे धीरे चीज़ें सीखते गए। दिक्कत ऐसा था कि आए दिन कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ पे पुलिस वाले आते थे, दिक्कत परेशानी करते थे कि भाई ये चाय में क्या मिला के पिला रहे हो आप, क्या समझ, जो इतना ज़्यादा आपके यहाँ क्राउड पुलिंग हो रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्या पिला के दे रहे हो। मतलब भाई साहब चेक कर लो, ऐसा कुछ हम स्पेशल पिला के नहीं दे रहे, मिला के नहीं दे रहे, कुछ भी जो भी चीज़ है वो सामने। तो कई सारी मतलब फंडिंग की दिक्कत आई, क्राउड पुलिंग की दिक्कत आई, फिर लोगों से पैसा की समस्या आई, तो बहुत सारी दिक्कत ऐसी आई हैं।
अपने आउटलेट्स बढ़ाने के साथ ही ये बार करीब 250 कुम्हार परिवारों को भी रोजगार दे रहा है। चाय सुट्टा बार के आउटलेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक छोटी सी सोच से शुरू हुई ये कोशिश अब रोजाना कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रही है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। चुनावों का समय और ऐसे में शगुफ्ता साइकिल बड़ी चर्चा में है, खासतौर पर यूपी चुनाव में। साइकिल पर प्रचार हो रहा है? नहीं, ये साइकिल दूसरी साइकिल है। अच्छा। दरअसल पीलीभीत हम आपको लिए चलते हैं। अब साइकिल की बात हो रही है तो हम एक जुगाड़ दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के साइकिल मिस्त्री ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो 6 फुट ऊंची है, 6 फुट लंबी है, और जब ये जनाब साइकिल लेकर निकलते हैं ना तो लोग सेल्फी ले लेते हैं। ऊंचाई करीब 6.25 फीट, लंबाई 6 फीट। कबाड़ से जुगाड़ का ये अद्भुत नमूना है। देसी इंजीनियरिंग का ये गजब का शाहकार है। ये अनोखी साइकिल एक हिंदुस्तानी की गजब की सोच का परिणाम है। पीलीभीत की सड़कों पर फिरती ये साइकिल इन दिनों लोगों को हैरान कर रही है और चर्चा का केंद्र भी बनी हुई है। वजह बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। इस अनोखी साइकिल को बनाने वाले हुनरबाज का नाम है अता हुसैन। पेशे से ग्रिल मिस्त्री हैं, लेकिन सोच बहुत निराली है। ये इसलिए कि छोटा सा मैं आदमी हूँ, मैं ये चाहता था कि मैं थोड़ा अलग दिखूँ दुनिया से। मेरी काबिलियत लोगों में शेयर हो, मुझे लोग शेयर करें, सपोर्ट करें, रोकें। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे रोकते हैं लोग कि ऊंची साइकिल क्यों बनाई है। अता हुसैन पीलीभीत के चिड़ियादा गांव के रहने वाले हैं और देवीपुरा चौराहे पर उनकी ग्रिल वेल्डिंग की दुकान है। कुछ अलग करने की सोच के कारण अता हुसैन के दिमाग में ऐसी साइकिल बनाने का आइडिया आया और उन्होंने करीब 1.5 महीने में इसे तैयार भी कर दिया। अब जब वो साइकिल लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। साइकिल 6.25 फीट ऊंची है, 6 फीट लंबाई है इसकी। कितना टाइम लगा बनाने में? इसे वैसे तो एक ही दिन का काम है, लेकिन हाथ मेरा तंग रहता है, इस चक्कर में मैंने कम से कम 1.5 महीने में जुगाड़ तुगाड़ करके कमा के पैसा लगाया। अभी आप बता रहे थे कि मैं सड़क पे चलता हूँ तो कारें सब छोटी रह जाती है मुझसे। हाँ, कार वाले अक्सर मुझे देख के रोक लेते हैं, और वैसे भी अगर कोई बड़ी कार जाती हो तो लोग मुझे देखते हैं। बेहद साधारण जीवन जी रहे हैं अता हुसैन। न फेसबुक चलाते हैं और न ही व्हाट्सएप। बनाई उन्होंने सबसे बड़ी साइकिल है, लेकिन न साइकिल छाप वाली पार्टी से उनका कोई लेना देना है और न ही उनका किसी और से कोई वास्ता। दिल में देशभक्ति का जज्बा है, ऐसा कि अपने इस आविष्कार पर लिखवा दिया, मेरा देश महान। हिंदुस्तानी हूँ, अपने हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। इस प्लेट मैंने ये लगाई है, इसके बारे में पहले लोग नहीं जानते थे, अब ये पूछते हैं यार ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, तो मुझे सुकून मिलता है। सड़क पर इस अनोखी साइकिल को देखकर हर कोई उन्हें रोकता है। अता हुसैन के इस आविष्कार के बारे में पूछता है। इस साइकिल के साथ सेल्फी भी लेते हैं लोग। हम तो चौंक गए इनकी साइकिल को देख के, और इनकी साइकिल तो सारे पीलीभीत में घूम रही है, और जब भी जो भी देखता है चंबा ही समझता है इसको। मैंने तो पहली बार देखी, मेरे पास छोटा साइकिल है, मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ, इतना बड़ा साइकिल चलाते कैसे है। पीलीभीत के इस हुनरबाज की साइकिल आज सोशल मीडिया पर छा गई है। जो भी इस विशालकाय साइकिल को चलाते हुए अता हुसैन का वीडियो देखता है, बस यही कहता है, वाह क्या बात है। जीएनटी टीम भी गजब के इस हिंदुस्तानी के टैलेंट को सलाम करती है। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शगुफ्ता ब्रेक ले ले? हाँ प्लीज। एक प्याली चाय तो बनती है, तो फिलहाल ब्रेक में हम लेंगे इस चाय का मजा, और ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे मुंबई के निर्भया स्क्वाड की खबर भी। आप देखते रहिए चाय पर चर्चा।
और चलिए अब आपको ब्रेक के बाद लिए चलते हैं। मुंबई पुलिस ने जयपुर की तर्ज पर शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया स्क्वाड का गठन किया है। शुरुआती चरण में 91 दस्तों को सड़क पर उतार दिया गया है जो 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा। और ये निर्भया स्क्वाड यूनिट उसी जगह पर खास निगाह रखेगी जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, मसलन कि गर्ल्स स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए या फिर गर्ल्स हॉस्टल। और मदद के लिए 103 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मुंबई की हर बेटी की सुरक्षा देने के लिए, ऑफिस से देर रात सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए, हर खतरनाक और बुरे हालात से महिलाओं को बचाने के लिए मुंबई में आ गया है निर्भया स्क्वाड। अब वक्त है ऊंची उड़ान भरने का, भय को पराजित करने का, विजयी बनने का। ये एक मुहिम है नारी सुरक्षा के लिए, एक हुंकार है अपराध के खिलाफ, एक अभियान है बेटियों की सुरक्षा का एहसास करने के लिए, जिसके लिए मुंबई में निर्भया स्क्वाड के 91 दस्तों को सड़कों पर उतारा गया। ये निर्भया स्क्वाड महिलाओं सुरक्षा की तरफ काम करेगी, जहां लगातार महिलाओं पर हो रहे दुष्कर्म और अन्याय को लेके अब निर्भया स्क्वाड बनाई गई है। इसमें जो है टीम्स बनाई गई हैं, अलग अलग जितने भी पुलिस स्टेशन हैं मुंबई में उनमें स्थानांतरित किया गया है और जितने भी लोग हैं महिला टीम जो है वो बनाई गई है। मुंबई का निर्भया स्क्वाड 24 घंटे महिला सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा। इसकी एक यूनिट मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में रहेगी। निर्भया स्क्वाड के लिए 103 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। डायल 100 पर भी फोन करके मदद मांगी जा सकती है। देख रहे हो कि मुंबई पुलिस जो सक्षम है वो आज महिलाओं के लिए जो काम करती आई है उसका आज निर्भया स्क्वाड में रूपांतरण हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण और अहम चीज़ यही है कि ये एक लॉ इन्फोर्समेंट का इशू है, वैसे ही सिविक इशू है, उस पर हम फोकस करें। स्ट्रीट लाइट्स हो, सीसीटीवी हो, बस स्टॉप्स ट्रांसपेरेंट हो, इस पे हम काम करते जा रहे हैं। और एक सोशल इशू भी है, स्कूलों में पढ़ाया जाए कि गुड टच बैड टच क्या है। दिन हो या रात, मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड, कोई भी महिला किसी भी वक्त फोन करके, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके मदद मांग सकती है। महिला की पुकार सुनकर पास में तैनात निर्भया स्क्वाड तुरंत मदद के लिए पहुंच जाएगा। इस दस्ते की निगाहें महिलाओं से जुड़ी खास इलाकों में रहेगी, मसलन महिला हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, महिला विश्राम गृह और महिलाओं से जुड़े बाजार। कॉल में तो हम अटेंड करते ही है। इन स्पाइट ऑफ दैट पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में 40 या 50 जो वल्नरेबल या डार्क स्पॉट्स रहते हैं वहाँ क्राइम मैपिंग के हिसाब से QR कोड फिट किए गए हैं और ये जो टीम्स है वहाँ पेट्रोलिंग करेगी। एक्शन जब लेना है तो करेंगी ही, लेकिन बाकी टाइम में एनफोर्समेंट के साथ अवेयरनेस और एजुकेशन इसमें भी उनका रोल रहेगा। हालांकि इसी तरह का एक दस्ता जयपुर में भी बनाया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस की इस मुहिम का स्वागत बॉलीवुड सितारों ने भी किया। इनके साथ मुंबई की आम जनता को भी यही उम्मीद है कि निर्भया स्क्वाड महिलाओं को भय से मुक्त करेगा। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। रेल की बात कर लेते हैं। मुंबई में रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए खास तौर पर अभी तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। मुंबई के रेलवे स्टेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था और बहुत वक्त से इसकी डिमांड भी की जा रही थी। अब रेलवे स्टेशन में अपराधियों की पहचान और उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया तेज़ और आसान हो जाएगी। मुंबई में इस प्लान के तहत 2800 CCTV कैमरास लगाए गए हैं जो अपराध और अपराधियों का काल साबित हो रहे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन अब यात्रियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चर्च गेट से विराट तक के स्टेशन में सुरक्षा तंत्र में उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे बच पाना अपराधियों के लिए कड़ी चुनौती साबित होगा। पश्चिम रेलवे ने चर्च गेट से विरार तक के स्टेशनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस सिस्टम को सुरक्षा में तैनात कर दिया है। इस सिस्टम में वो तमाम खूबियां हैं जो अब तक आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखी होंगी। ट्रेनों और स्टेशनों में होने वाली लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए CCTV कैमरों का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया गया है जिसके सामने आते ही कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा और बदमाशों को RPF की टीम दबोच लेगी। ये जो हमने एक प्रोजेक्ट लिया है इसकी लागत हमें ऑलमोस्ट 65 करोड़ की आई है।
इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? पहला तो ये है कि इसमें एक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जो 450 कैमरेज हैं इसमें, जिसको हमने स्पेसिफिकली स्टेशन के एंट्री एग्जिट, एफओबी के एंट्री एग्जिट्स में लगाया है। उसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हमारे पास जो डाटा बेस है, इफ एनी पर्सन विच हैव सम क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर वो उस कैमरे के थ्रू क्रॉस करता है तो हमारे पास जो कंट्रोल कमांड सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली अलार्म जनरेट होगा, जिसके बेसिस पे हम लोग फर्दर कार्रवाई कर सकते हैं। डिफरेंट पुलिसिंग एजेंसी उस पर कार्रवाई कर सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को 65 करोड़ की लागत से तैयार किया है। फेस रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग हुआ है। 2700 कैमरों का नेटवर्क स्टेशनों की निगरानी करेगा। कंट्रोल रूम में बैठे जवान स्टेशनों की निगरानी करेंगे। बदमाशों के क्राइम रिकॉर्ड के डेटा के आधार पर उनकी पहचान होगी। इस सिस्टम की मदद से स्टेशन पर होने वाली भीड़ को कंट्रोल किया जा सकेगा। इन्फॉर्मेशन जो है इस कंट्रोल रूम में देते हैं। हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ये वेस्टर्न रेलवे का कंट्रोल रूम है, जहां पर लगातार 24 घंटे जो है लाइव फीड सीसीटीवी से मिलती रहती हैं, जिसके तहत जो है कोई अगर अपराधी छूट गया हो या अपराधी जो है अपराध करने की स्थिति में है तो तुरंत जो है इस लाइव फीड के जरिए आरपीएफ के जो जवान यहाँ बैठते हैं वो तुरंत देखेंगे और तुरंत जो है वो एक्शन लेंगे। हम दिखाते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस कैमरेज की क्या होती है। ये कंप्यूटर जो है जो आप देख सकते हैं उस पर जितने भी लोग आते हैं उन सबके फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो सेव किए जाते हैं और एक डेटाबेस बनाया जाता है। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं एजेंसीज से, जितने भी एजेंसीज हैं उनसे सारे रिकॉर्ड्स लेकर एक कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं। अगर कोई भी चेहरा अपराधी से मैच करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैमरा है वो तुरंत ही उनको स्पॉट करेगा और स्पॉट करने के बाद तुरंत ही ये जो जवान हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको अलर्ट करेगा कि ये अपराधी यहाँ पहुंचा और उसके बाद आरपीएफ के जवान जो हैं तुरंत एक्शन जो है वो उनपे ले सकते हैं। अभी तक 2800 से ज्यादा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा जो है वो लगाए गए हैं और लोग जो हैं इसका फायदा भी जो है वो उठा रहे हैं। क्राइम में जो है वो लगातार कमी आ रही है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही सामने आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा की मदद से रेलवे हो या बाकी जगहों पर हो क्राइम पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ट्रेनों से लेकर स्टेशनों में होने वाले अपराधों पर लगाम कसने के लिए व्यापक स्तर पर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जाहिर है नई तकनीक के इस्तेमाल से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा भी जगेगा, साथ ही अपराधियों पर नकेल भी कसी जाएगी। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनावी मैदान में अब आपको लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश से चुनावी शोर शराबे के बीच अजब गजब रंग भी देखने को मिल रहे हैं, जहां नामांकन का दौर चल रहा है और इस बीच शाहजहांपुर से एक अजीब नजारा देखने को मिला। क्या हुआ वहां? देखिए, शाहजहांपुर में ना एक निर्दलीय उम्मीदवार पीपीई किट पहनकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गया, जिसे देखकर पुलिस से लेकर कर्मचारी सभी हैरान हो गए, चौंक गए। प्रत्याशी ने घूम घूम कर सबका टेम्परेचर चेक किया। इस दौरान काफी ड्रामा किस तरह से वहां पर हुआ उसकी तस्वीर देखिए। पीपीई किट पहने देखकर धोखे में मत पड़िएगा। ये कोई हेल्थ वर्कर नहीं है जो कोरोना वायरस का सैंपल लेने या सैनिटाइज करने पहुंचे हैं, बल्कि ये वैद्य राजकिशन है जो यूपी के चुनावी मैदान में है। एक जगह से नहीं, राजकिशन 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला शाहजहांपुर से और दूसरा गोरखपुर से, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात दीगर है कि राजकिशन के संयुक्त विकास पार्टी की जिम्मेदारी खुद राजकिशन अकेले संभाल रहे हैं। मैं शाहजहांपुर से लड़ रहा हूँ 135 विधानसभा से और इसके बाद 320 विधानसभा गोरखपुर से भी लड़ रहा हूँ। आप फुल देखिएगा, आपकी जनता ने शाहजहांपुर में मन बना लिया है। राजकिशन नामांकन दाखिल करने फिलहाल शाहजहां के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, लेकिन उससे पहले इस विधानसभा उम्मीदवार ने पुलिस कर्मियों के टेम्परेचर चेक किए, उनके हाथ सैनिटाइज किए और फिर दावा किया कि अगर वो जीते तो विधायक निधि से 75 रुपए किलो सरसों के तेल और 500 में सिलेंडर लोगों को मुहैया करवाएंगे। मैं शाहजहांपुर से जैसे जीतूंगा, सबसे पहले 75 रुपए किलो सरसों का तेल जो 200 रुपए में बिक रहा है, 1000 रुपए में जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए में अपने विधायकी का मैं बताऊंगा क्या होता पावर विधायकी का। और हर बच्चों को नगर पालिका में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक एक मोबाइल अपने खाते से। ऐसा पहली बार नहीं है जब राजकिशन चुनाव लड़ रहे हों।
इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा, लोकसभा और निगम के 19 चुनाव लड़ चुके हैं। राज किशन के प्रचार का अंदाज भी पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले किशन भैंसे पर बैठकर और अर्थी पर लेटकर नामांकन करने को लेकर चर्चा में आए थे। कोरोना वायरस किस तरीके से फैला हुआ है, कचहरी में आज जाने कितने लोगों को हो चुका है। हमें भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना है इस वायरस से, और जनता को भी। लोकतंत्र का यही रंग अनोखा है। चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और उनके लिए बायोडेटा कानून फिट है तो मैदान में बेधड़क उतरिए। क्या पता जनता जनार्दन को आपके प्रचार के तरीके पसंद आ जाएं, आपके वायदे और दावे पर वोटर्स को भरोसा हो जाए। राज किशन उम्मीदवार बनकर ही नहीं बल्कि पीपीई किट पहनकर ये संदेश दे रहे हैं कि वोट जरूर डालिए, लेकिन मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी भी बनाए रखिए। विनय पांडे, शाहजहांपुर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ चाय पर चर्चा में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चाय का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऐसी शानदार तस्वीरें जहां पर बर्फबारी से आप रोमांचित हो उठेंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं। वैसे देखिए मौसम तो ठंडा ही है, आज बहुत दिनों बाद दिल्ली में धूप खिली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिनको बर्फ बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आपको पता है ना कि घूमने फिरने का जिम्मा शगुफ्ता का है, तो मैं सीधा शगुफ्ता को बताती हूँ मैं कहाँ लिए चलेगी आप। चलिए हिमाचल प्रदेश आपको लेकर चलते हो। हिमाचल प्रदेश में हिमयुग अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बर्फबारी से सैलानियों में खुशी की लहर है। स्थानीय दुकानदार तो जाहिर सी बात है कि खुश होंगे ही। कई जगह पर बर्फ से रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन सैलानी थोड़े से परेशान दिखाई नहीं दे रहे। बर्फीली हवा का झोंका, उजला आकाश, उजली धरती, आहिस्ता आहिस्ता हवाओं का सिरा थामे उड़ रही बर्फ। हवाओं को छूकर धरती पर सिमटता बर्फीला मौसम प्रकृति को अपने आगोश में भर रहा है। बर्फ का गुच्छा बनकर एक दूसरे से जुड़ रहा है। पेड़ पौधे, घर, होटल, झील, झरने सब कुछ दूधिया हो चले हैं। प्रकृति का ये मनमोहक सौंदर्य देख किसी का भी मन मंत्रमुग्ध हो जाए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां जमकर हिमपात हो रहा है। बर्फ ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी दूधिया चमक छलक रही है। पेड़ पौधे कांच की तरह नजर आ रहे हैं, मानो किसी ने इस बाग को कांच के पेड़ पौधों से सजा डाला हो। घरों की छत पर बर्फ जमी है। जहां जिंदगी गुलजार थी, वहां प्रचंड ठंड का बसेरा है। इस बर्फ के सिवाय यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा, बस हर तरफ बर्फ की चट्टानें ही हैं। घर की छत से लेकर सड़क तक, बाइक से लेकर कार तक, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लेकिन जिंदगी की रफ्तार थमी नहीं। ना तो यहाँ रहने वालों का हौसला कम हुआ और न ही पहाड़ों की सैर करने वालों का उत्साह कम नजर आया। लोखड़ी का मौसम सुहावना हो चला है। पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान साफ छलक रही है। मानवीय इसी उम्मीद के साथ चक्राता पहुंचे थे कि बर्फिस्तान का दीदार हो जाए, लेकिन यहाँ पहुंचने पर कुदरत की इस बर्फीली करवट का सामना इनको करना पड़ा। जबरदस्त हो रहे हिमपात के बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों की रफ्तार रुक गई, जिसे फिर से पटरी पर लाने के लिए सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए बर्फ की जमी परत को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। काफी बर्फबारी हुई है, 3-4 फीट बर्फबारी हुई है लोखड़ी में, और पर्यटक भी हैं फंसे हुए। तो रात को बल्कि बेचारे NH की जो स्नो कटर है, ये रात को 11 बजे लोखंडी पहुंची है, और अभी ये लोग साफ कर रहे हैं पूरा रोड, और ताकि पर्यटक लोग अपने घर पहुंच जा पाए। लोखंडी की वादियों ने दूधिया पोशाक पहन ली है, जिसका दीदार करने वाले एक ठंडे एहसास के साथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जो ताउम्र इस नजारे को अपने जहन में कैद कर लेंगे। चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
नवजोत, आपको याद है कि थोड़े दिन पहले हमने खबर दिखाई थी, बिदाई जो है वो स्कूटर पे हुई थी, है ना। उससे पहले खबर दिखाई थी कि उस पे हुई थी, बुलेट पे हुई थी। अब एक और बिदाई देखिए अनोखे तरीके से हुई है। हर पिता के लिए ना ज़िंदगी का सबसे भावुक इमोशनल लम्हा होता है जब वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। पिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन बेटी को विदा करने से पहले हर पिता की कोशिश यही रहती है कि वो अपनी लाडली के हर ख्वाहिश को पूरा कैसे करें और कैसे किया है। राजस्थान के झुंझुनू चलना पड़ेगा, वहाँ लिए चलते हैं, क्योंकि पिता ने अपनी दोनों बेटियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है। दरअसल बेटियां चाहती थी कि जब उनकी विदाई हो तो फिर वो हेलीकॉप्टर से विदा हों, तो बस पिता ने ख्वाहिश पूरी कर दी। सुर्ख लाल जोड़े में दिख रही एक ही घर की दो बेटियां, हाथों में हिना, चेहरे पर खुशी के नूर, आंखों में सच होते सपने की चमक और जीवन साथी का साथ है। बड़ी बहन पूनम खेदर और छोटी बहन प्रियंका खेदर, जिनकी सपनों की डोली परवाज भरने को तैयार है। इसी डोली से इनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। तस्वीरें झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के खेदड़ों गांव की है, जहां बेटियों के विदाई देखने के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ चुका है। ऐसा पहली बार इस गांव में हो रहा है कि बेटियों की विदाई कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से होने वाली है। आयुर्वेद की पढ़ाई करके इन दोनों बेटियों ने पिता के साथ साथ घर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। अब बारी पिता की आई तो शिक्षाविद पिता सुरेश खेदड़ ने पैसों की परवाह छोड़ हवाई विदाई की तैयारी कर डाली। बचपन की बातें आज भी दोनों बहनों को याद है, जब जिद में हेलीकॉप्टर की हवाई सवारी को लेकर रूठ जाया करती थी। हेलीकॉप्टर की सवारी इन बहनों का सपना था, लेकिन वो जिद इस शुभ घड़ी में पूरी होगी, इसकी कल्पना इन दोनों बहनों ने नहीं की थी। दोनों बहनें जब बचपन में खेलते थे तो हेलीकॉप्टर ये हमारा एक सपना था, तो मतलब ये हमारे पापा ने ये पूरा किया है, तो ये हमारे लिए बहुत एक प्राउड वाली बात है। पापा जी ने आज शादी के मौके पे इतना बड़ा समाज में ये साबित किया है कि लड़कियां बोझ नहीं हैं एक तरफ से, वो भी बेटों के समान ही होती हैं। पिता के इस उपहार को पाकर बेटियों का दिल खुश है, लेकिन पिता से दूर होने की मायूसी भी है। जिनकी हवाई डोली उड़ने के लिए तैयार हुई तो पूरा गांव इन बेटियों को आशीर्वाद देने उमड़ पड़ा, क्योंकि बेटे बेटी में फर्क रखने वालों के लिए डॉक्टर बेटियों के पिता ने एक नजीर पेश की। मैं ये कहूँगा, एक पिता ने अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा दम मारा ही हो, पर ऐसा होना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और समाज के लिए उज्जवल भविष्य हो और अच्छा आगे के लिए वो प्रवेश करे और समाज में एक नया संदेश पैदा करे। प्रियंका और पूनम खुश हैं कि इन्हें मनचाहा वर मिला, और उससे भी कहीं ज्यादा खुशी इस बात की है कि पिता ने इनकी बचपन वाली जिद ऐसे मौके पर पूरी की जो पिता के इस प्यार को कभी नहीं भुला पाएंगे। नैना शेखावत, झुंझुनू, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस समारोह का अंत बीटिंग रिट्रीट से होता है, और इस बार बीटिंग रिट्रीट यानी 29 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक हो जाएगी, क्योंकि इस बार बीटिंग रिट्रीट में एक खास ड्रोन शो किया जाने वाला है, जिसमें 1000 ड्रोन शामिल होंगे। और इस तरह का शो करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। रोज शाम इस ड्रोन शो का अभ्यास भी किया जाता है, जिसे देखने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। भविष्य देने की अभिलाषी है, जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड यूएवीज का वर्चस्व होगा। हमारे होनहार युवाओं के स्टार्टअप्स, छोटे स्केल पर बड़े बड़े सपने, ऊंचे लक्ष्य भी हो जाते हैं अपने। नवजोत, इंस्टा पे क्या पोस्ट किया या करने की सोच रही हैं? अभी आप वीडियो बनाएंगी तो उसके बाद हम पोस्ट करेंगे। स्पेशल चाय पे चर्चा। जी हाँ, और स्पेशल क्या होने वाला है इंस्टा पर आप तुरंत देखिए। आपकी फेवरेट एंकर ने क्या पोस्ट किया है और आपके फेवरेट स्टार्स क्या कुछ कर रहे हैं वो भी देखिए जाकर। क्या तू डोल गया अंदर? वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास। क्या सारा पोचा ला जाएगा अंदर? कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क कहाँ पे आपका? मास्क कहाँ पे? मास्क पहनो, मास्क पहन।
अकड़ बकड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 में लागा धागा चोर निकल कर भाग नहीं रहा हूँ, ठंड से अपने आप को थोड़ा गर्म कर रहा हूँ भाई, बहुत ठंडा है। पुष्पा नाम सुन के फुल समझ आई, मैं फुल नहीं आगा चुकाऊंगा नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है और वो हूँ मैं। बातों बातों में चाय कब खत्म हो जाती है और कब हमारा शो खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन हमारी कोशिश देखिए हमेशा ये रहती है कि आपको हम ऐसी स्टोरीज दिखाएं जो आपको इंस्पिरेशन दे। और कल है हफ्ते का मेरा फेवरेट डे विच इज फ्राइडे। कल होगी मुलाकात, कल करेंगे फ्राइडे, ठीक है। आप इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कीजिए, इनका थर्सडे भी फेवरेट होता है और इनका फ्राइडे भी फेवरेट होता है। लेकिन चाय पे चर्चा मंडे टू फ्राइडे जारी रहती है, कहीं मत जाइएगा। कल फिर से मुलाकात करेंगे, आप देखते रहिए गुड न्यूज।